वीडियो के पहले पार्ट में हमने जाना था कि वकालत शुरू करूं या नहीं करूं, वकालत शुरू करूं तो कहां से शुरू करूं, वकालत शुरू करूं तो किस सीनियर के साथ शुरू करूं और वहां किन बातों का ध्यान रखूं। ये सारी बातें तो हमने जान ली। अब समय आगे निकलता है, हम 2-3 साल 4 साल जो आपको लगता है कि आप सीनियर के साथ काम करेंगे वहाँ आप कंटिन्यू करते हैं। फिर एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि अब मुझे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करते ही शायद दिमाग में 100 सवाल उठते हैं। क्लाइंट कहाँ से लाऊंगा, फीस कैसे लूंगा, आर्ग्यू कैसे करूंगा, ड्राफ्ट कैसे करूंगा, अभी तक तो सीनियर का हाथ था, अब खुद कैसे प्रैक्टिस करूंगा। बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज इस वीडियो के जो हमने पार्ट 2 बनाया है, इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी एक चीज़ आपकी लिटिगेशन को बूम दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मोहनौत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। पहले वाले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया और अगर आपने नहीं भी देखा है तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, आप वो देख लीजिए। और इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको वकालत के बारे में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। सबसे पहले क्लाइंट बेस कैसे बनाएं, दूसरी बात कोर्ट में ड्राफ्टिंग कैसे करें, तीसरी बात आर्ग्यूमेंट कैसे करें और चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट पैसा कैसे कमाएं यानी फीस कैसे लें। ये चारों बातों का आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाइंट कैसे लेकर, क्योंकि देखो आप जब प्रैक्टिस शुरू करोगे तो प्रैक्टिस करोगे कहाँ, ड्राफ्ट करोगे कब, आर्ग्यू करोगे कब, जब क्लाइंट होंगे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्लाइंट कैसे बनाना, और वकालत में यही एक आर्ट है कि आप अपना क्लाइंट बेस कैसे बनाएंगे। तो आज मैंने 7 तरीके ढूंढे हैं और 7 तरीकों में बात करने वाला हूँ जहां से आप अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला बेस होता है आपकी फैमिली। जी हाँ दोस्तों, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, रिलेशंस, जहां आप साथ में रहते हैं, जहां आप उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, वहीं से आपको मोस्टली केसेस आते हैं। इसलिए जब आप वकालत की शुरुआत करते हैं तो सबसे ज़्यादा केसेस जहां से रेफर होते हैं वो आपकी फैमिली या सोसाइटी से ही होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी भी रिलेटिव को जाकर या सोसाइटी में जाकर ये ना बोलें कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ और आप मुझे काम दीजिए। जब आप काम मांगेंगे ना तो कभी कोई आपको काम नहीं देगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर आप बस ये बताइए कि मैं इस हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और इस तरह के मैटर्स लड़ता हूँ। तो आप देखना अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैटर आने शुरू हो जाएंगे। तो पहला तो हुआ फैमिली का बेस। सेकंड बेस की बात करते हैं, जहां हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मैटर जो रेफर होते हैं हाई कोर्ट में वो होते हैं ट्रायल कोर्ट से। बिकॉज अगर ट्रायल कोर्ट में बेल खारिज हुई तो हाई कोर्ट में बेल आएगी, ट्रायल कोर्ट में अपील खारिज हुई तो हाई कोर्ट में आएगी। अब जनरली अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जोधपुर में, अब पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा जो आसपास के जिले हैं वहाँ के क्लाइंट तो मुझे जानेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं वहाँ के वकीलों से अच्छा संबंध बनाऊंगा तो वो मुझे बहुत काम बेचेंगे। इसलिए सेकंड कॉन्टैक्ट बेस जो होता है वो होता है आपके ट्रायल कोर्ट के वकील। जितना हो सके ट्रायल कोर्ट के वकीलों से आप अपने रिलेशन बनाएं, उनके साथ आप 1-to-1 टच में रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आपको वही भेजने वाले हैं। तो सेकंड बेस होता है ट्रायल कोर्ट के वकील। थर्ड बेस होता है रिटर्नरशिप का। दोस्तों जब आप जैसे जैसे अपनी वकालत में आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा ना करें कि सिर्फ लिटिगेशन के केस ही लें, आप नॉन लिटिगेशन के मैटर्स भी लीजिए। जैसे कोई ड्राफ्टिंग आ गई, आप किसी कंपनी के रिटर्नशिप मॉडल पे आ गए, तो जब आप रिटर्नशिप पे आते हैं या जब उसके नॉन लिटिगेशन के बहुत सारे एग्रीमेंट्स को ड्राफ्ट करते हैं तो उसी कंपनी के बहुत सारे लिटिगेशन के मैटर भी आते हैं। और जब क्योंकि आप उनके पैनल पे हो या जब आप उनके रिटर्नर हो तो ऑब्वियसली बात है कि वो कोर्ट के मैटर भी आपको देंगे। तो तीसरा सबसे बड़ा बेस होता है रिटर्नरशिप का, कि जब आप इन कंपनियों में काम करते हैं तो वो आपको जरूर हायर करते हैं उनके किसी भी लिटिगेशन मैटर के लिए। चौथा जो कॉन्टैक्ट बेस मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा जहाँ से क्लाइंट रेफर होते हैं वो होते हैं कोई ना कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप अगर आप जिस भी कम्युनिटी के हैं वहाँ ऑब्वियसली कोई ना कोई उसकी एक यूनिटी बनी हुई होगी, या फॉर एग्जांपल जैसे रोटरी क्लब होता है या बहुत सारे क्लब्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग आके एक साथ मिलते हैं। ऐसी संस्थाओं को ज्वाइन करने से आपको एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेस मिलता है। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल अगर दूँ तो मैंने हाल ही में एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी। जैसे ही मैंने ज्वाइन करी वहाँ मैं कम से कम 200 से 250 इंडस्ट्रियलिस्ट के कांटेक्ट में आया। और जैसे ही मैं उनके कांटेक्ट में आया, मैंने ये नहीं बोला कि आप मुझे काम दें, लेकिन जैसे उनको पता लगा कि मैं उनके साथ अगर जा रहा हूँ, उनके साथ मीटिंग्स में बैठ रहा हूँ और मैं ये हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे वहाँ से भी काम आना शुरू हो गया। तो जितना आप पब्लिक गैदरिंग में, जितना आप सोशल गैदरिंग में जाएंगे, जितना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठेंगे, आपको क्लाइंट से काम आने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे।
पांचवा जो बेस बनता है वो बनता है कि जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं और एज ए स्पीकर जाकर अपनी बात को रखते हैं। जितना हो सके वकालत के शुरुआत के दिनों में ट्राई कीजिए कि आप किसी कॉलेज में कोई लेक्चर लेने चले जाएं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए चले जाएं, या फिर किसी भी इवेंट में या किसी भी कुछ फंक्शन में आप स्पीकर बन के जाएं। जब आप वहाँ बहुत सारे लोगों को संबोधित करेंगे, बहुत सारे लोगों में अपनी बात को रखेंगे, तब वहाँ से आपकी एक अलग पहचान बनेगी। और अगर आप जब पढ़ाने जाएंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, जैसे आप पढ़ाएंगे तो वहाँ से आपके नाम को एक अलग ही पहचान मिलेगी, बिकॉज आप पे एक एकेडमिशियन का एक अलग से बेनिफिट मिलेगा। तो जब आपको ये बेनिफिट मिलता है तो आपको वकालत करने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि वहाँ से केसेस मिलने में भी आपको काफ़ी फायदा होता है। छठा बेस जो बनता है वो बनता है आपके लिखने से। आप एक काम करिए, अपने जिस शहर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे जो सबसे छोटे न्यूज़पेपर होते हैं उनको अप्रोच करिए, उनको बोलिए कि मैं आपके यहाँ एक डेली आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, या तो वहाँ बोलिए, या फिर लॉ जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश कराइए, या फिर व्हाट्सएप पे कुछ लॉ की बातें लिखकर लोगों में सर्कुलेट करिए। जितना आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको केसेस मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जैसा आपने जो लिखा वो जिस रीडर के पास गया, क्या पता उसके पास उससे संबंधित कोई केस हो तो वो आपको मिल जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने एक उदयपुर के पेपर के लिए एक आर्टिकल लिखा था जहां मैंने बताया था कि कुछ पीएल के इशू को मैंने डिस्कस किया था, और वहां पे एक जो वहां का बहुत बड़े पीएल लगाने वाले पर्सन थे, उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा तो उन्होंने मुझे तुरंत ईमेल भेजकर अप्रोच किया और कहा कि इस मैटर पर तो मुझे भी पीएल लगानी है। ही केम टू मी, आई अल्टीमेटली फाइल्ड अ पीएल, और शायद मेरा वो क्लाइंट कन्वर्ट हो गए। तो आपका क्लाइंट आपको कहाँ से आएगा आपको भी नहीं पता होता है, इसलिए जितना हो सकते हैं वकालत के शुरुआती दिनों में जब आपके पास ज़्यादा मैटर नहीं होते हैं तो आप लिखें एज मच एज यू कैन। सातवें कॉन्टैक्ट बेस की बात करते हैं, और हम बात करते हैं उस टूल की जो आज की सदी में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होती है ऑनलाइन प्रेजेंस। आप सब जानते हैं एज ए लॉयर आप कोई प्रमोशन नहीं कर सकते, आप कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते या होर्डिंग्स नहीं लगा सकते। फिर मैं कैसे बताऊं कि मैं एक वकील हूं और मैं इस फील्ड में प्रैक्टिस करता हूं? उसका जरिया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन। वैसे अगर आप मुझे नीचे कमेंट में जाके बताएंगे तो मैं जरूर आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि लिंक्डइन पे कैसे अपनी प्रोफाइल को बनाएं ताकि आप मैक्सिमम क्लाइंट खींचें। उसके लिए आपको मुझे नीचे कमेंट में जाके बताना होगा। खैर अभी बात करते हैं लिंक्डइन की कि वहां से कैसे क्लाइंट आते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। मेरे पास आज तक जितनी भी ब्रीफ्स आई या जितने भी केस आए उसमें सबसे बड़ा जो मैटर था वो था एक यूएसए के डोमेन डिस्प्यूट के ऊपर। वो केस मुझे मिला लिंक्डइन से, बिकॉज हुआ उसमें कि एक यूएसए का बहुत बड़ी कंपनी का फाउंडर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस कंपनी के फाउंडर पे एक राजस्थान के किसी बंदे ने उस पर केस कर दिया, एक राजस्थान के किसी कोर्ट के अंदर। अब क्योंकि ही वॉज सिटिंग इन यूएसए, उनको कोई वकील नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके सर्च किया और शायद उनके कीवर्ड से मेरी प्रोफाइल मैच हुई, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और ये केस मुझे दिया। तो एक लिंक्डइन की प्रोफाइल से एक जोधपुर बैठे पर्सन को यूएसए के एक बहुत बड़ी कंपनी के फाउंडर का केस मिल गया। तो ये सब पॉसिबल होता है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस से। इसलिए आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बहुत अच्छे बनाइए। आजकल वैसे काफ़ी सारी वेबसाइट आ गई है जहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एज ए प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं, वो तो है ही है, पर सबसे पावरफुल टूल है लिंक्डइन, जहाँ पे आप अपनी बातों को रखिए, आर्टिकल लिखिए, ओपिनियन शेयर कीजिए और अपने सीनियर से कनेक्ट होइए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा कॉन्टेंट आपको कब एक क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाए। अब आते हैं हम वीडियो के दूसरे पार्ट पे कि आपने अपना क्लाइंट बेस अच्छा बना लिया। अब कोई क्लाइंट आपके पास केस लेकर आया, केस लेने के बाद जब आपके पास आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्लाइंट काउंसलिंग करना। क्लाइंट काउंसलिंग से आप उनकी सारी बातें जान लेते हो। सब आप क्लाइंट काउंसलिंग करो तो उसको एक पेपर पर लिख दो ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस नहीं करो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि उसको ड्राफ्ट कैसे करें। एज ए लॉयर जब मैं प्रैक्टिस में आया तो मेरे लिए भी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि ड्राफ्ट कैसे करूँ। वैसे अब तो वो दिक्कत खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने इतने साल की मेहनत करने के बाद एक शानदार कोर्स बना दिया। आप लोगों को भी वो दिक्कत नहीं हो, इसके लिए मैं नीचे लिंक में वो आपको कोर्स दे रहा हूँ। आप वो कोर्स लेंगे तो आपको 6000 से ज़्यादा सिविल, क्रिमिनल, बैंकिंग, आर्बिट्रेशन, नॉन लिटिगेशन, ना जाने किन किन लॉ ब्रांचेस की आपको डिटेल के अंदर वो ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, वो कोर्स लीजिए, उस ड्राफ्टिंग पे जाइए, वो डाउनलोड करिए और जो क्लाइंट आपकी इनपुट दे उसको उसमें भर के आप कोर्ट में पेश कर दीजिए। आपका बहुत काम सॉल्व हो जाएगा। तो जो सेकंड टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ड्राफ्टिंग की, उसके लिए या तो आप कोर्स ले लीजिए या फिर आपने जो सीनियर के ऑफिस में जो ड्राफ्ट आपने सीखे थे वो यूज़ करिए और अपनी बात को बहुत अच्छे से रखकर कोर्ट में पहुंचाइए। एक बात ध्यान रखिए, सिविल साइड या रिट के साइड में ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है। हम हर बात को लिखना पसंद करते हैं ताकि कोई बात छूटे नहीं, क्योंकि अगर आपने प्लीडिंग में अगर वो नहीं रेज किया
इशू या ग्राउंड तो शायद आप बाद में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रिमिनल साइड की, तो ऐसा कहा जाता है कि सारे फैक्ट्स आप वहां पे डिस्क्लोज ना करें या कंप्लेंट या एफआईआर लिखें तो सबसे ज़्यादा जो हम कहते हैं कि बात ज़्यादा पूरी ना लिखें, बिकॉज हर बात को प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस की जरूरत पड़ेगी जो ट्रायल में दिक्कत होगी। तो ये कई सारे पॉइंट हैं, तो जो आप वकालत शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ। आपने ड्राफ्ट भी कर लिया। अब ड्राफ्ट करने के बाद जब आप कोर्ट में पेश करेंगे तो बात आती है आर्गूमेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी लॉयर के लिए। ऐसा कहते हैं कि शुरुआत का जो 1 या 2 मिनट का पिच होता है, अगर आपने अपनी बात को ऑनरेबल जज के सामने रख दिया तो शायद वो कन्विंस हो जाए और आपको रिलीफ दे दें। जैसा हम यूट्यूब के इस गेम में भी कहते हैं कि शुरुआत में अगर आपने 1-2 मिनट ऑडियंस को रिटेन कर दिया तो वो आपका पूरा वीडियो देखेंगे, अगर आपने रिटेन नहीं किया तो नहीं देखेंगे। ये जो एल्गोरिथम यूट्यूब का है वो हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। एज ए लॉयर जब आप कोर्ट में आर्ग्यू करते हो तो शुरुआत काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जब आप आर्ग्यू करते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि शुरुआत कैसे करें और ये कैसे सीखनी है और कहाँ से सीखनी है, इसके लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप कोर्ट में सीख सकते हैं। एक काम करिए, आप अपने कोर्ट के सबसे अच्छे एडवोकेट्स के नाम ढूंढिए। डेली कॉज लिस्ट जो हाई कोर्ट की आती है या जिस भी आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ की जो कॉज लिस्ट आती है वो डाउनलोड करिए। उन वकील साहब के मैटर्स की जानकारी लीजिए और ये देखिए कि किस कोर्ट में उनके मैटर लगे हुए हैं और उनको फॉलो करिए। अगर आपका केस नहीं आ रहा है या नंबर नहीं आ रहा है तो कोर्ट में जाकर उन सीनियर को फॉलो करिए और देखिए कि वो कैसे आर्ग्यू करते हैं, कहाँ पॉज लेते हैं, कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन लाते हैं, कैसे अपने हैंड मूवमेंट करते हैं। ये सब बातें जब आप जानेंगे तो आपके प्रैक्टिस में बहुत निखार आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखनी है कि जब ऑनरेबल जज यानी जो बेंच को एक क्वेरी करता है तो कैसे एक लॉयर उस बात को रिप्लाई करता है। मैं अगर आपको मेरी बात बताऊं तो यहाँ जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं एक सबसे सीनियर एडवोकेट जो मुझे लगता है कि शायद सबसे अच्छा आर्ग्यू करते हैं, मैंने उनकी कॉज लिस्ट को रोज़ डाउनलोड किया। मैं उनको रोज़ फॉलो करता था और इनफैक्ट आज भी करता हूँ। मैं ही जाके देखता हूँ कि हाउ ही रेज दी आर्ग्यूमेंट, वो कैसे कोर्ट में अपनी बात को रखते हैं। और जब उन बातों को आप इम्बाइब करते हैं अपनी प्रैक्टिस में तो बहुत हद तक आपकी प्रैक्टिस में निखार आता है। दूसरा जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा आर्ग्यूमेंट के लिए वो है जजमेंट्स पढ़ के जाइए। आपके पास कोई मैटर आया, अब आप उस पर क्या कंटेंशन रेज कर सकते हैं। कई बार हम जब नए होते तो शायद हमें इतना पता नहीं होता, लेकिन आप उसके लॉ के ऊपर अगर आप कमेंट्री पढ़ें या कोई पास जजमेंट पढ़ें तो आपको ये पता लगेगा कि किस किस तरह के कंटेंशन को रेज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेल आई एनडीपीएस की, जहाँ पे मुझे किसी पॉइंट पे आर्ग्यू करना है कि सपोज कोई सेक्शन 42 या सेक्शन 50 की कंप्लाइंस नहीं हुई है। अब ये मुझे कैसे पता है कि कंप्लाइंस हुई है नहीं हुई है। अब अगर मैंने कोई एनडीपीएस की बेल के जजमेंट पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं लॉयर ने ये रेज किया होगा कि क्या पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 42 की या सेक्शन 50 की कंप्लाइंस की या नहीं की। अब ये अगर मैंने जजमेंट पढ़ा होता तो मुझे पता है कि इस तरह के ग्राउंड हो सकता है, तो जब मेरे पास फाइल आएगी तो मैं ढूंढूंगा क्या आपने 42 या 50 की कंप्लेंट्स की या नहीं की। नहीं की तो मैं ये शायद आर्गुमेंट रेस करूंगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देखिए बताया। ऐसे जब भी आपको एक पास केस आए आप उस पे पर्टिकुलर लॉ पे कमेंट्री पढ़िए या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट देखिए और ये देखिए कि उसमें जो लॉयर जब आर्ग्यू करते हैं तो वो क्या कंटेंशन रेज करते हैं। अब वो कंटेंशन कितना सही है गलत वो तो खैर ऑनरेबल जज के ऊपर है, लेकिन आपको कंटेंशन मिल जाएंगे और आप अपने आर्गुमेंट को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन टिप देना चाहूंगा। जब भी आप कोर्ट में आर्ग्यू करें और आर्ग्यूमेंट शुरुआत करें तो हमेशा ये बताएं कि आप कितने आर्ग्यूमेंट रेज करने वाले हैं। समझे नहीं ना, मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। आप जब बुक पढ़ते हैं ना तो आगे एक टेबल ऑफ कंटेंट दिया होता है। टेबल ऑफ कंटेंट से आप ये पहचान पाते हैं कि इस बुक में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ और कैसे पढ़ने वाला हूँ और किस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं। उसी तरह जब आप कोर्ट में एक लंबा आर्गुमेंट करने वाले हैं तो आप कोर्ट में शुरुआत इस तरह से करिए कि माय लॉर्ड्स ये देयर आर 3 पॉइंट्स जिस पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और फर्स्ट में मैं इन पॉइंट्स पे रेस करूंगा, सेकंड में मैं इस पे बात करूंगा और थर्ड में इस पे बात करूंगा। तो जब आप एक ओवरऑल पिक्चर देते हैं कोर्ट में तो कोर्ट में जो ऑनरेबल जज होता है उनको समझने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। यहाँ पे एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा। आप जब भी आर्गुमेंट करें और आपको लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स हैं तो आप उसका एक सिनॉप्सिस बनाएं, ब्रीफ बनाएं और ऑनरेबल जज को दे दें, ताकि जब आप आर्ग्यू करें तो वो उसको रेफर करेंगे तो उन्हें बहुत आसानी होगी। और अगर ऑनरेबल जज को आपका मैटर जल्दी समझ में आ गया तो ये मेरी गारंटी है कि आपको रिलीफ मिलने में भी बहुत जल्दी होगी। तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है कि हर ऑनरेबल जज भी क्या है, हम हमारे तरह के इंसान हैं, वो भी एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं। कोई जज किसी तरह के आर्गुमेंट से खुश होते हैं तो कोई अनदर पॉइंट से। इसलिए जब आपका मैटर किसी कोर्ट में लिस्ट होने वाला है तो आप उस कोर्ट में जाके बैठिए, सुबह से जाकर वहाँ देखिए वो ऑनरेबल जज के क्या हाव भाव हैं, वो किस चीज़ पर गुस्सा हो रहे हैं, किस चीज़ पर रिलीफ दे रहे हैं, कैसा वो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रहे हैं। आप चाहें तो उनकी कोर्ट में बैठकर देखें या उनके पुराने जो जजमेंट है वो देखें।
आप किसी भी ऑनरेबल जज को अगर उनका पुराना जजमेंट देंगे तो शायद वो जल्दी से आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि एक आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उसको कंस्टेंट लेके आता है। आज फॉर एग्जांपल मेरे पास आप कोई बेल एप्लीकेशन लेके आओगे तो मेरा व्यू जनरली कांस्टेंट रहेगा कि मैं इस मैटर में बेल लूँगा, इस मैटर में बेल नहीं लूँगा। तो ऑनरेबल जज भी तो हमारी तरह इंसान ही होते हैं, इसलिए आप उनकी कोर्ट में बैठिए और उनके पुराने जजमेंट देखिए कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आ रहे हैं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई है वो है प्रैक्टिस। मैं आपको बताऊं मैंने प्रैक्टिस कैसे की कोर्ट में आर्ग्यू करने की। बड़ी अजीब सी बात है लेकिन आपको हंसी आएगी। मैं 12th तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था। मैंने इंग्लिश का एक भी बेसिक लाइन नहीं सीखी थी जब तक मैं स्कूल में था, लेकिन जब कॉलेज में गया NLU दिल्ली में तो वहाँ तो सब कुछ इंग्लिश था। अब वहाँ से हिंदी से लेकर इंग्लिश में जाने की जो कहानी थी वो बड़ी मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी। लेकिन जब रात को मेरे सारे फ्रेंड्स जाते थे तो मैं रात को हॉस्टल में जो वहाँ वॉशरूम में जाके वहाँ जहाँ कांच लगे होते थे वहाँ पर मैं ज़ोर ज़ोर से चीखता था और अपनी बात को रखता था। मैं इंग्लिश बोलने की ट्राई करता था और ये टिप मेरे लिए बहुत काम आई। आज भी जब मुझे लगता है कि मुझे कोई बड़ा मैटर आर्ग्यू करना है तो मैं एक रात पहले अपने आप को इस तरह से तैयार करता हूँ और वो आर्गूमेंट बोलने की ट्राई करता हूँ और एक दिमाग में फ्रेम बनाता हूँ और उन सभी आर्ग्यूमेंट को दिमाग में इमेजिन करता हूँ। जैसे ही आप पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं या आप एक दिन पहले उसको बोल के जाके ट्राई करते हैं तो आप कोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। तो ये अगर आप बातें ध्यान रखेंगे तो शायद आप आर्गूमेंट कोर्ट में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अपनी आवाज़ को ज़्यादा तेज ना करिए, कभी भी ऑनरेबल जज को आप गुस्सा मत दिलाइए, क्योंकि हो सकता है आप आवाज़ तेज कर कर या गुस्सा दिलाकर उस मैटर में तो रिलीफ ले लेंगे लेकिन अगले आने वाले मैटर आप खराब कर देंगे। इसलिए अपनी बात को संजीदगी से कोर्ट के सामने रखिए। ऑनरेबल कोर्ट मानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं मानते हैं तो एक ही बात कहिए, एज माय लॉर्ड डीम्स फिट, यानी जैसा आपको माय लॉर्ड ठीक लगे, मैंने अपनी बात कह दी। अब हम बढ़ेंगे वीडियो के अगले पार्ट की तरफ और जहां बात करेंगे जो लास्ट पार्ट है, फीस कैसे लें। सब बात कर ली, आर्ग्यूमेंट भी कर लिया, कोर्ट में ड्राफ्टिंग भी पेश कर दी, क्लाइंट बेस भी बना लिया, पर इंपॉर्टेंट तो फीस है ना। फीस के बिना तो कैसे काम करेंगे। एक लॉयर के यहाँ मैंने एक कोट पढ़ा था कि मेरा दिमाग तब तक नहीं चलता जब तक मेरे यहाँ फीस नहीं आती। खैर ये मजाक की बात तो अलग है लेकिन ऐसा सच में होता है। लॉ फील्ड में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि फीस कैसे लें और कब लें। वैसे तो इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इतनी फीस लें और इतनी नहीं लें, लेकिन यहाँ पे मेरा एक सजेशन होगा कि हमेशा एक अपना स्टैंडर्ड सेट करिए। मेरा बिलीव मानिए कि अगर आप सोचेंगे कि मैं कम फीस लूँगा तो मेरे पास ज़्यादा मैटर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है तो आपको फीस का भी एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा। आपको ये बोलना होगा कि ये मेरी मिनिमम फीस है, इससे कम मैं अपना पावर या वकालतनामा फाइल नहीं करूँगा। हाँ, अगर क्लाइंट आ रहे हैं तो अलग फीस होती है, लेकिन अगर कोई वकील साहब के थ्रू मैटर आता है तो आप उसमें एक मिनिमम फीस ले सकते हैं, क्योंकि वो वकील साहब होते हैं, वो आपको और काम देते हैं। इसलिए फ़ीस का आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो सेट करना ही होगा। अब रही बात कि फ़ीस कब लूँ कब नहीं लूँ, ये तो खैर आपको और आपके पार्टी के जो कॉन्टैक्ट्स या रिलेशन होते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा कहता है कि जनरली फ़ीस एडवांस ले लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार काम होने के बाद या नहीं होने के बाद क्लाइंट तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हम इस प्रॉब्लम में आए, इसलिए इट्स बेटर कि आप अपनी फ़ीस को पहले ले लें। वैसे तो एक आपको कानूनी बात मैं यहाँ भी बता दूँ कि इंडिया में परसेंटेज पे फ़ीस लेना इलीगल है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स मना करते हैं कि आप परसेंटेज पे फ़ीस नहीं ले सकते, उस भी बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप फ़ीस का एक स्टैंडर्ड सेट करिए, एक अच्छी फ़ीस लीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी फ़ीस लेंगे आप उतना अच्छा मोटिवेशन आएगा, और उतना अच्छा मोटिवेशन आएगा तो आप उस क्लाइंट की बात को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। यहाँ पर एक मैं आपको वो एक सीख जो मेरे सीनियर ने दी वो मैं आपको पास ऑन करना चाहूँगा। मेरे सीनियर ये कहा करते थे कि जो क्रिमिनल हैं या जो बदमाश आए हैं उनसे आप एक भी रुपए की फ़ीस कम मत कीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सोसाइटी में गलत कर चुके हैं और उनके पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके पास ज़रूरतमंद आए ना तो उसका केस आप बिना फीस भी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है उनकी दुआएं आपके लिए काम आ जाए। ये एक थोड़ी सी अलग सी बात थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपके साथ शेयर करने में मुझे मज़ा आएगा। आज हमने ये बहुत सारी बातें डिस्कस की। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप ये वीडियो को आज आप एंड करेंगे तो आप अपने क्लाइंट बेस पे काम करेंगे, आर्ग्यूमेंट पे काम करेंगे, ड्राफ्टिंग पे काम करेंगे और फीस को लेके इस बारे में सोचेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और आपने अगर वकालत शुरू करी है तो आपने किन किन क्षेत्रों में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम मुझे बताइए, ताकि आपकी अगर प्रॉब्लम मुझे पता लगेगी तो शायद मैं उस पर अपना नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा। और हाँ, ड्राफ्टिंग का वो कोर्स ले लीजिए जिसकी मैंने लिंक दी है, क्योंकि अगर एक बार आपने वो कोर्स ले लिया तो आपकी ड्राफ्टिंग की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। बहुत मज़ा आया आज आपके साथ अपने दिल की बात रखने का। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।